हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। ये क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है और इनकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोनोक्लोनल अगर वर्ड देखा जाए तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस। जैसे कि हम ह्यूमन्स के केस में देखते हैं कि दो ट्विंस होते हैं, दो बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं। तो वैसे ही होते हैं क्लोन जो होते हैं वो पेरेंट सेल के एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी होती है, तो उनको बोलते हैं क्लोन। तो हमने देखा कि मोनो का मतलब है सिंगल और क्लोन का मतलब है आइडेंटिकल। यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो किससे होगी? एक सिंगल आइडेंटिकल क्लोन से। और आइडेंटिकल किसके? उसके पेरेंट के। अब यहाँ पे पेरेंट क्या है? बीटा सेल। तो ऐसे एंटीबॉडी जो सिंगल पेरेंट सेल के क्लोन से प्रोड्यूस होती हो उसे क्या बोलेंगे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल क्लोन और सिंगल पेरेंट। क्लोन किसके है? एक सिंगल पेरेंट के। और यहाँ पे पेरेंट कौन है? बीटा सेल, बी सेल, जो हमारे सेल के बी सेल होते हैं। एंड हैव स्पेसिफिकली एफिनिटी फॉर ओनली अ सिंगल एपिटोप ऑफ एन एंटीजन ए टर्म्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये टर्म है क्या है, इसको एक बारी फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे बीटा सेल है हमारा। अब इस बी सेल के ऊपर मिलियन ऑफ BCR प्रेजेंट होते हैं। BCR क्या है? बी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, जब कोई एंटीजन आता है तो उस एंटीजन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एपिटोप्स। इसके सरफेस पे बहुत सारे एपिटोप प्रेजेंट होते हैं और ये सारे एपिटोप्स एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो अब इस बी सेल के ऊपर जो BCR प्रेजेंट है, अगर वो इसके 4th नंबर के एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेगा तो जब इसमें डिफ्रेंशिएशन होगी और क्लोन बनेंगे तो उन सभी क्लोन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जो BCR प्रेजेंट होगा, वो कौन सा होगा? ये 1st नंबर वाला BCR। ठीक है, जो सपोज कि अगर इसके 3 नंबर के BCR ने इसके 1st नंबर के एपिटोप को रिकॉग्नाइज किया होता तो जो क्लोन बनते उन सारे क्लोन के पास क्या होता? ये 3 नंबर का BCR होता। ठीक है, तो अब जो हमारे क्लोन बन रहे हैं वो स्पेसिफिकली उनकी स्पेसिफिसिटी किसके लिए है? इस 4th नंबर के एपिटोप के लिए, एंटीजन के इस 4th नंबर के एपिटोप के लिए। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि antibodies having specifically affinity for only a single epitope of an antigen is termed as monoclonal antibodies। और क्योंकि ये एंटीबॉडी एक सिंगल पेरेंट के क्लोन से प्रोड्यूस हो रही है तो वो सारे एंटीबॉडीज कैसी होंगी? आइडेंटिकल होगी, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रही है। अब ऐसी एंटीबॉडीज जिनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, ये मोनोवैलेंट इन नेचर होती है। अब मोनोवैलेंट और बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज होती हैं उनमें एफिनिटी होती है कि वो एक साथ 2 एंटीजन से बाइंड हो सके, 2 सेम एंटीजन से बाइंड हो सके। तो अगर वो बाइंड होती है तो उसके बाद वो प्रेसिपिटेज हो जाती है, जो काफ़ी सारी टेक्निक्स में यूज़ होता है। एलिसा में बाइवैलेंट नेचर ऑफ एंटीबॉडीज यूज़ होता है। तो अब ये जो हमारी मोनोवैलेंट नेचर है, मोनोवैलेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी एक टाइम में सिर्फ एक ही एंटीजन से बाइंड हो सकती है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जिसलिए इन एंटीबॉडी को इन्वेंट किया जाता है। यही इनकी मेन प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली किसी एंटीजन के एक सिंगल एपिटोप को टारगेट करने के लिए। तो ये एंटीबॉडी कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। 1975 में कोलर एंड मिल्स्टीन ने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी फर्स्ट टाइम, और इनको इनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ में मिला था। अब देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। अब वो उसके स्टेप्स क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इन्वेंशन चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कब होती है? जब एंटीजन हमारे बी सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेमोरी सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं और प्लाज्मा सेल डिफ्रेंशिएट होकर हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक एंटीजन चाहिए और एक होस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया एंटीजन, जो हमारा कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई व वायरस वगैरह हो सकता है, और यहाँ पे हमारा होस्ट है माउस।
ठीक है। तो हमने एंटीजन को इंट्रावेनसली इंजेक्ट करवाया हमारे माउस के अंदर, ठीक है। माउस के बीट सेल एक्टिवेट होंगे, ये एक्टिवेट हो गए बीट सेल, इसके बीसीआर ने इसके एपिटोप को रिकॉग्नाइज किया और इसके साथ जो सीडीआर प्रेजेंट होता है, इसके साथ जो CD8+ मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ये हमारा बी सेल एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद डिफ्रेंशिएट होगा तो मेमोरी सेल बनाएगा और प्लाज्मा सेल बनाएगा। ये मेमोरी सेल हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक स्टोर रहते हैं। यही जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है सेम एंटीजन के साथ, सेकेंडरी एनकाउंटर हो रहा है हमारा सेम एंटीजन के साथ, तो फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हमारे प्लाज्मा सेल है ये डिफ्रेंशिएट करके फाइनली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो बन रही है हमारी, और ये जो हमारा अगर हमने इस बीटा सेल को इसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया, हम चाह रहे हैं कि हम इस बीटा सेल को अगर स्टोर करके रखेंगे और इस प्लाज्मा सेल को अगर स्टोर करके रखेंगे तो हमें एंटीबॉडी मिल जाएगी लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल क्या होते हैं, ये कुछ टाइम बाद अपने आप मर जाते हैं, क्योंकि इनके लाइफ स्पेन कम है। तो ये सेल थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारी एंटीबॉडीज़ क्या हो गई, ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी टेक्निक चाहिए जो इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस भी करे और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी हमारे पास स्टोर रहे, ताकि एंटीबॉडी ख़त्म ना हो। और इस मतलब जो यूज़ है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, जितने भी ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहे। तो इसको हैंडल किया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था थ्रू हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का तो फर्स्ट स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। अब इस प्लाज्मा सेल को हम सेम प्रोसीजर के थ्रू आइसोलेट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमारा प्लाज्मा सेल आ गया तो हमने इन प्लाज्मा सेल को आइसोलेट कर दिया और इनको फ्यूज करवा रहे हैं हम माइलोमा सेल्स के साथ। अब ये माइलोमा सेल्स क्या होते हैं, माइलोमा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो इमोर्टल इन नेचर होते हैं, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो सके विदाउट डाइंग। ऐसे सेल जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं और मर भी नहीं रहे हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं माइलोमा सेल। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ इमोर्टल सेल दैट इज दे आर कैंसरस सेल विच हैव टेंडेंसी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन। ये कॉन्टिन्यूसली हमारे डिवाइड हो सकते हैं और ये इमोर्टल इन नेचर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है जो है इमोर्टल इन नेचर, और प्लाज्मा सेल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। उन दोनों सेल को लिया हमने और उसको फ्यूज करवा रहे हैं इन पैग मीडियम। पैग है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें हम बेसिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाते हैं, उसको उस मीडियम को यूज़ करें। तो अब जब हमारा प्लाज्मा सेल फ्यूज हो रहा है माइलोमा सेल्स के साथ, माइलोमा सेल होते हैं IG नेगेटिव, IG इज नथिंग बट इम्यूनोग्लोबिन, एंड प्लाज्मा सेल्स आर IG पॉजिटिव, और HGPRT नेगेटिव, और जो हमारे माइलोमा सेल है वो है HGPRT पॉजिटिव, ठीक है। अभी HGPRT होती है, HGPRT होती है हाइपोजैंथीन गुआमाइन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। ये क्या है, HGPRT, जो माइलोमा सेल्स होते हैं वो HGPRT पॉजिटिव होते हैं। इनके अंदर ये हाइपोजैंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट होता है, जबकि प्लाज्मा सेल के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, और प्लाज्मा सेल के अंदर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। सो हम इसको यूज़ कर रहे हैं और पैग मीडियम के अंदर, और दोनों सेल्स को फ्यूज़ करवा रहे हैं। अब फ्यूज़ करवाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है वो पॉसिबिलिटी है 5 टाइप के सेल की। 5 टाइप के सेल्स कहते हैं, एक तो ऐसे सेल्स जिसमें सिर्फ 2 प्लाज्मा सेल जाके फ्यूज हो गए हैं, तो ये है फ्यूजन ऑफ 2 प्लाज्मा सेल, फ्यूजन बिटवीन 2 प्लाज्मा सेल, PC स्टैंड फॉर प्लाज्मा सेल्स। अब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि 2 माइलोमा सेल एक साथ फ्यूज हो गए, तो ये है फ्यूजन ऑफ 2 माइलोमा सेल्स। अब
जो हमें मेन चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, जिसमें माइलोमा सेल प्लाज्मा सेल के साथ फ्यूज़ हो रखा हो। तो ये सेल हमारा होता है हाइब्रिड सेल, इसी सेल को हम बोल रहे हैं हाइब्रिडोमा सेल। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि दो माइलोमा सेल एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज़ हो गए, तो ये कंप्लीटली फ्यूज़न है। और ये वो कंडीशन भी हो सकती है जिसमें माइलोमा सेल फ्यूज़ ही ना हो रहे हो, तो जो हमारा सेल क्या होगा वो पूरा का पूरा सेल होगा जो कि माइलोमा सेल फ्यूज़ ना हुआ है, और ये अनफ्यूज्ड हमारा प्लाज्मा सेल। दिस इज ईदर कम्प्लीटली फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। ये हमारी 5 पॉसिबिलिटी है कि हमें इन दोनों के फ्यूजन से ये सारे सेल्स मिलेंगे। अब जो हमारा इम्पोर्टेंस का सेल है, जो हमारी नीड है जिस सेल की, ठीक है, वो सेल है हमारा हाइब्रिडोमा सेल। ये जो सेल है इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसमें हमारा IC पॉजिटिव प्रेजेंट होगा जो कि हमें प्लाज्मा सेल से मिला है, और उसमें HGPRT पॉजिटिव होगा जो कि हमें माइलोमा सेल से मिला है। तो अगर ये सेल हाइब्रिडोमा सेल है तो इसके पास क्या होंगे, दोनों प्रॉपर्टी होंगे, और बाकी सेल्स के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हमने हाइब्रिडोमा सेल तो बना लिया, हमने हाइब्रिड बना लिया। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है कि कौन से ऐसे सेल है जिसमें कंप्लीटली दोनों का प्रॉपर फ्यूजन हुआ है, और ऐसे कौन से सेल है जिनमें नहीं हुआ। ये तो जस्ट हमें देखने से पता चल रहा है, लेकिन जब हम मिक्सचर में बनाएंगे, जब हम मीडियम में बनाएंगे, तो हम ऐसे देख के तो नहीं बता सकते ना कि कौन सा सेल फ्यूज हुआ है तो कौन से नहीं। तो सिलेक्शन के लिए भी एक प्रोसेस होता है। इन सॉल्यूशन को, जिसके अंदर हमारे ये फ्यूज सेल है, इसको हम पास करते हैं हैट मीडियम से। अब ये हैट मीडियम होता है हाइपोजेंथीन अमीनोप्टेरिन थाइमिडीन। ये सेल वो हाइब्रिडोमा सेल जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो कि वो IG पॉजिटिव भी हो, HGPRT पॉजिटिव भी हो, सिर्फ वही सेल इस हाइपोजेंथीन मीडियम के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी सारे सेल क्या होंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब अगर कोई सेल लाइव है तो उसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहे। लेकिन डिवीज़न के लिए सबसे पहला स्टेप होता है DNA का रेप्लिकेशन होना। जब सेल डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम भी डिवीज़न होता है उनके अंदर। तो क्रोमोसोम डिवीज़न से पहले जो स्टेप होता है वो होता है रेप्लिकेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा DNA रेप्लिकेट करता है, उसके बाद सेल डिवीज़न होता है। सो पेरेंट सेल बिफोर डिवाइडिंग अंडरगो DNA रेप्लिकेशन। दिस कैन बी डन बाय 2 pathways, इधर साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथवे। साल्वेज पाथवे क्या होता है कि सेल यूज करते हैं डिग्रेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियोटाइड। जो हमें नया न्यूक्लियोटाइड बनाना है, हमें नया DNA बनाना है, उसके लिए जो हमें सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, ओल्ड न्यूक्लियोटाइड को। तो वो होता है हमारा साल्वेज पाथवे। साल्वेज, ठीक है। साल्वेज पाथवे में हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डिग्रेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियोटाइड। यूज द डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और दूसरा पाथवे होता है डी नोवो पाथवे। दिस इज डी नोवो। अब ये डी नोवो पाथवे कैसे होता है, इस पाथवे के लिए जितने भी हमारे शुगर और अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में वो यूज होते हैं टू फॉर्म न्यू न्यूक्लियोटाइड। इस पाथवे में हम यूज कर रहे हैं sugar and amino acid to form new nucleotide. And amino acid to form new nucleotide. अब in case of het medium, cells do not undergo de novo pathway. It is because of the presence of aminopterin.
in media, it blocks an enzyme, this aminopterin, when present in media, which is in het medium, it blocks an enzyme known as dihydrofolate reductase. Dihydrofolate reductase. This aminopterin blocks this enzyme which is needed for de novo pathway. So in presence of this enzyme, the cell undergoes Salvage pathway to replicate its genetic material. But in order to undergo Salvage pathway to replicate the genetic material, a cell must have HGPRT enzyme, which we have already discussed. The HGRT is hypoxanthine guanine phosphoriboside transferase. ठीक है. For Salvage pathway, cell must have HGPRT. So if we recognize that in the hybridoma cell, which is produced from the myeloma cell and plasma cell, both these properties are present, which is Ig positive and HGPRT positive. In the hybridoma cell, only in hybridoma cell, these two properties are present, and in the rest of the cell which is produced during the process, this is the cells which is produced during this fusion of plasma cell and myeloma cell, this cell only have Ig positive but HGPRT negative, and in this cell HGPRT positive is present but Ig negative is absent. Ig positive absent, sorry. And this hybridoma cell, both the properties are present, HGPRT positive plus Ig negative. So when Ig positive. So when this hybridoma cell undergoes Salvage pathway, it has both the property which is needed for the Salvage pathway, that is, it has HGPRT positive and also Ig positive. So only this Salvage pathway is present in het medium. So सिर्फ हमारी हाइब्रिडोमा सेल जिनके पास ये दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, सिर्फ वही ये हेट मीडियम में सरवाइव कर पाएंगे, और बाकी सारे सेल्स क्या होंगे, वो डिग्रेड हो जाएंगे. तो इस सारे सेल्स को डिग्रेड करने के बाद जो हमारा मिक्सचर में बचेगा वो कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ये हाइब्रिडोमा सेल. तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमने जनरेट किया हाइब्रिडोमा सेल. अब इन हाइब्रिडोमा सेल से जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट बनेगी, वो सारी एंटीबॉडीज क्या होगी, स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर epitope of that antigen.